नमस्कार। न्यूज क्रांति के ऑडियो बुलेटिन आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, शिकायतकर्ता के SC/ST होने से आरोप स्वीकार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसान रेल का प्रयोग सफल रहा। दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद के खिलाफ UAPA के तहत चलेगा मुकदमा। केंद्रीय गृह मंत्रालय व दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी। अर्णब गोस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया। इटली ने चीन पर निर्भरता कम करने और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने पर जोर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप के भ्रामक ट्वीट्स को लेकर ट्विटर ने जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध केवल इसलिए नहीं स्वीकार किया जाएगा कि शिकायतकर्ता SC/ST का सदस्य है, बशर्ते यह साबित नहीं हो जाता कि आरोपी ने सोच समझकर शिकायतकर्ता का उत्पीड़न उसकी जाति के कारण ही किया है। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके खिलाफ SC/ST एक्ट के किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया है। खंडपीठ की ओर से न्यायमूर्ति गुप्ता द्वारा लिखे गए फैसले में साफ कहा गया है कि जब तक उत्पीड़न का कोई कार्य किसी की जाति के कारण सोच विचार कर नहीं किया गया हो, तब तक आरोपी पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। खंडपीठ की ओर से न्यायमूर्ति गुप्ता द्वारा लिखे गए फैसले में साफ कहा गया है कि जब तक उत्पीड़न का कोई कार्य किसी की जाति के कारण सोच विचार कर नहीं किया गया हो, तब तक आरोपी पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। न्यायालय ने यह निर्णय एक महिला को कथित तौर पर जाति सूचक गाली देने वाले आरोपी को आपराधिक आरोपों से मुक्त करते हुए दी। किसानों के जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने के लिए शुरू किए गए किसान रेल का प्रयोग बेहद सफल रहा है और इसकी भारी मांग की जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को अनौपचारिक बातचीत में कहा कि किसान रेल से किसानों की आय में वृद्धि के लिए किसान रेल की जो योजना शुरू की गई थी, उससे बेहद अच्छे परिणाम आ रहे हैं। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में किसान रेल चलाई जा रही है। महाराष्ट्र से पटना तक किसान रेल का संचालन किया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर मुजफ्फरपुर तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से सेब की ढुलाई के लिए मालगाड़ी का उपयोग किए जाने पर विचार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अनुरोध किया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि मालगाड़ियों के परिचालन में व्यापक सुधार हुआ है और इसे समयबद्ध ढंग से चलाया जा रहा है। मालगाड़ियों की रफ्तार में न केवल वृद्धि हुई है, बल्कि पहले की तुलना में उसकी गति बढ़कर 2 से 2.5 गुना हो गई है। किसान रेल में वातानुकूलित सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे फल एवं सब्जियां तथा अन्य दूसरे उत्पाद कम से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहे हैं और इसकी गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहती है। गृह मंत्रालय ने इस वर्ष के शुरू में दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में JNU विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को इन दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है। पुलिस ने इन दंगों के संबंध में 15 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने भी बताया कि खालिद के खिलाफ इस अधिनियम के तहत मुकदमा चलाए जाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय दोनों से मंजूरी मिल चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन मामले में महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय के सचिव को शुक्रवार को नोटिस जारी करके पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने अवमानना नोटिस उस वक्त जारी किया जब उसे अर्णब की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अवगत कराया कि सचिवालय के सचिव ने गत 30 अक्टूबर को अर्णब को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने गोपनीयता की शर्त का उल्लंघन किया है। हरीश साल्वे के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय के सचिव की तरफ से लिखी चिट्ठी में कहा गया था कि अर्णब को बताया गया था कि कार्रवाई गोपनीय है, लेकिन उन्होंने बिना विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के
उस बात की जानकारी शीर्ष अदालत को दे दी। न्यायमूर्ति बोबडे ने सचिव के इस बात का संज्ञान लेते हुए पूछा, संविधान का अनुच्छेद 32 किस लिए है? सचिव का यह पत्र एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि पत्र के जरिए संबंधित व्यक्ति को अदालत का दरवाजा खटखटाने पर डराने का प्रयास किया गया। यह अदालत की अवमानना की श्रेणी में आता है। इसके बाद न्यायालय ने एक नोटिस जारी करके पत्र लिखने वाले सचिव से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए। खंडपीठ ने नोटिस के जवाब के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। इस बीच अर्नब इस मामले में गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दत्तार को न्याय मित्र बनाया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से बुरी तरह प्रभावित इटली ने चीन पर निर्भरता कम करने के इरादे से भारत के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने तथा इसके लिए निवेश बढ़ाने के प्रति दिलचस्पी दिखाई है। इटली की ओर से यह झुकाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जियुसेप्पे कोंटे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित द्विपक्षीय शिखर बैठक से सामने आई। दोनों देशों ने इस मौके पर 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें व्यापार, निवेश, ढांचागत विकास, विज्ञान, तकनीकी, जहाजरानी, ऊर्जा, समुद्री खाद्य, फिल्म एवं टेलीविजन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के करार शामिल हैं। हरित यानी प्रदूषण रहित हाइड्रोजन के ईंधन के रूप में प्रयोग के बारे में भी एक करार किया गया है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह साफ है कि कोविड-19 महामारी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह इतिहास में एक प्रभावकारी घटना के रूप में अंकित रहेगी। हम सभी को कोरोना पश्चात की इस नई दुनिया में कोरोना से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए हम सभी को एक नए सिरे से तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत से हमारे संबंध और मजबूत होंगे व आपसी समझ बढ़ेगी। आपकी तरह मैं भी भारत और इटली के संबंधों को और व्यापक और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। 2018 में टेक समिट के लिए आपकी भारत यात्रा और हमारी मुलाकात अनेक पहलुओं को स्पर्श करने वाली और भारत के लोगों के मन में इटली के प्रति एक नई जिज्ञासा पैदा करने वाली रही। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं इटली में कोरोना विषाणु के कारण हुई क्षति के लिए मेरी तरफ से और भारत के सभी नागरिकों की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूँ। जब विश्व के अन्य देश कोरोना वायरस को जान ही रहे थे, तब आप इस विपदा से जूझ रहे थे। आपने पूरी सफलता के साथ एक अत्यंत कठिन स्थिति पर शीघ्रता से काबू पाया और पूरे देश को संगठित किया। महामारी के उन पहले महीनों में इटली की सफलता ने हम सभी को प्रेरित किया। आपके अनुभवों ने हम सबका मार्गदर्शन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भ्रामक ट्वीट को लेकर एक बार फिर चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल शुक्रवार को ट्वीट कर कहा था कि चुनाव मतगणना में जुटे पर्यवेक्षकों को मतगणना की निगरानी से बाधित किया गया था। ट्विटर ने 4 नवंबर से अब तक डोनाल्ड ट्रंप के 12 ट्वीट को अपने प्लेटफॉर्म से सेंसर किया है। ट्विटर पर लोगों को ट्रंप का यह ट्वीट देखने के लिए पहले एक नोटिस को पढ़ना होगा, जिसके बाद उनका यह ट्वीट खुलेगा। ट्रंप ने दरअसल ट्वीट कर कहा, वैध वोटों के आधार पर मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को आसानी से जीत गया हूं। मतगणना पर्यवेक्षकों को किसी भी तरह से अपना काम करने नहीं दिया गया है और इसलिए इस अवधि के दौरान आए वोटों को अवैध वोट घोषित कर देना चाहिए। अब यह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए। मौजूदा राष्ट्रपति ने इस दौरान ट्विटर की कड़ी आलोचना करते हुए धारा 230 का भी जिक्र किया, जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म और प्रकाशकों के बीच अंतर करने वाली मूलभूत धारा है। उन्होंने कहा, ट्विटर नियंत्रण से बाहर है, जिसे धारा 230 के सरकारी उपहार के माध्यम से संभव बनाया गया है। NBC न्यूज़ के अनुसार पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में सभी मतों की गिनती जारी है। इन दोनों राज्यों में 20 और 16 इलेक्टोरल मत हैं। अमेरिका में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 270 इलेक्टोरल मतों की आवश्यकता होती है। फिलहाल जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अपने आसपास व अन्य खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।